अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 का ये लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कंसेप्ट को डिटेल से सीखना है। लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन से। जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, इक्वी पोटेंशियल में जो इक्वी का पार्ट है ये इक्वल से है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है कि जिसके ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। या आप कह लें कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर आप कोई से दो पॉइंट्स लेते हो तो उनका पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा, सेम होगा। तो एक ऐसी सरफेस जिसके तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो इक्वल होता है, सेम होता है, तो ऐसी सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के स्टार्ट में हम ये जाना कि अगर कोई चार्ज मौजूद है तो उस चार्ज की सराउंडिंग में एक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस इस्तेमाल की थी जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया था। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक चार्ज की सराउंडिंग में पोटेंशियल मौजूद होता है उस चार्ज की सराउंडिंग में उस चार्ज का जो पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी सरफेसेस यूज़ करते हैं, और वो इमेजिनरी सरफेसेस इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो वो सरफेस, ये चार्ज है, तो इस चार्ज के सराउंडिंग में ये एक जगह पे सरफेस आ गई। सरफेस पे जितने पॉइंट्स होंगे, यहाँ कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे उन तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, इक्वल होगा। इस तरह इसके सराउंडिंग में कुछ फासले के ऊपर एक और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो सरफेसेस हैं जो एक चार्ज के सराउंडिंग में हम ड्रा कर रहे हैं, ये इमेजिनरी सरफेसेस हैं, और इन सरफेसेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हम मार्क कर लें उन तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, इक्वल होता है। लिहाजा ये इमेजिनरी सरफेसेस कहलाती हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। और ये एक चार्ज के सराउंडिंग में, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग में ये इमेजिनरी सरफेस स्टूडेंट्स जो हैं ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जहाँ तक बात एक्सप्लेनेशन की है, तो इन्हीं बातों को हम थोड़ा सा फैला के बयान कर देंगे तो हमारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स। जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस किसी बॉडी की भी हो सकती है और ये सरफेस स्पेस में भी हो सकती है। किसी बॉडी की हो सकती है ये सरफेस, या स्पेस की हो सकती है। अगर आपने ये सरफेस जो है वो बनानी है, ड्रा करनी है, तो आप कैसे ड्रा करेंगे? तो इसके लिए आपको एक चार्ज चाहिए है, कम से कम एक चार्ज तो चाहिए। वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो हम बाय कन्वेंशन, क्योंकि फिज़िक्स में बहुत सारी कन्वेंशंस हैं, तो एक कन्वेंशन ये है कि आप जो टेस्ट चार्ज लेते हो, यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हो, वो पॉजिटिव लेते हो, वरना वो नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर क्या जो टेस्ट चार्ज है वो नेगेटिव हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है भाई, लेकिन कन्वेंशन ये है कि आप टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हो। तो पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने ले लिया, और इसकी सराउंडिंग में इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हमने ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जहाँ वो पॉइंट चार्ज मौजूद है, यहाँ से आप एक कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट जो है मार्क कर लें। डिस्टेंस आपको कांस्टेंट कर लेना है। लेट्स से आप 1 सेंटीमीटर, फ़र्ज़ कर लें हम 1 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। तो इसी तरह से कुछ और भी पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं, वो भी 1 सेंटीमीटर के ऊपर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स किसी और तरफ 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक और पॉइंट मार्क कर लिया। इस तरह इसकी सराउंडिंग में 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप क्या करते जाओ, पॉइंट्स जो है वो मार्क करते जाओ। यूँ कुछ पॉइंट्स आप जो है वो मार्क कर लें। और अब चूँकि आपने ये तमाम पॉइंट्स जो मार्क किए हैं स्टूडेंट्स, ये आपने मार्क किए हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, तो इसलिए इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम पोटेंशियल है, कांस्टेंट पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इन्वर्स है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। लेकिन जब तक डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा
तब तक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो चूँकि हमने इस यूनिट चार्ज के सराउंडिंग में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके ये पॉइंट्स मार्क किए हैं, तो डिस्टेंस हमने 1 सेंटीमीटर का रखा, कांस्टेंट रखा। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसका मतलब है कि ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं ये इनका पोटेंशियल भी सेम है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल वाले ये पॉइंट्स हैं। इन कांस्टेंट पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को आप डैश लाइन से कनेक्ट कर दें, आपस में जोड़ दें। कंप्लीट लाइंस भी हो सकती हैं लेकिन आमतौर पे हम डैश लाइंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो डैश लाइन से इन आप पॉइंट्स को जोड़ दें तो आपके पास एक सरफेस आ गई है। ये जो सरफेस आई है स्टूडेंट्स, ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सरफेस जो आपने ड्रॉ की है ये उस पॉइंट चार्ज से, उस यूनिट चार्ज से एक ही फासले के ऊपर, बराबर फासले के ऊपर आपने ड्रॉ की है, लिहाजा ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और अगर इसको लाइन का नाम दें, क्योंकि हमने डैश लाइन भी तो लगाई ना, अगर सरफेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, पी भी यहाँ पे लगा लेते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, EPS शॉर्ट फॉर्म में। और अगर इसको लाइन का नाम दें, क्योंकि डैश लाइन जो है वो लगा के हमने इस सरफेस को रिप्रेजेंट किया है, तो उस सेंस में बात करें, लाइन की टर्म में बात करें तो फिर ये इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाएगी। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल लाइन असल में एक ही चीज़ है। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, ये जो डैश्ड लाइन है। तो इस तरह से आप और भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पॉइंट 4 से 1 सेंटीमीटर के बजाय या 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर लेते हो। इस यूनिट चार्ज के सराउंडिंग में 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप कुछ पॉइंट्स जो है वो मार्क कर लेते हैं, और ये पॉइंट्स चूँकि बराबर फासले के ऊपर है, लिहाजा इन पॉइंट्स का पोटेंशियल भी सेम होगा, कांस्टेंट होगा। और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी वो इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाएगी, और जो सरफेस बनेगी वो सरफेस जो है फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। तो इसी तरह जितनी चाहें आप सरफेस जो हैं एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा, दिलचस्प सा सवाल जो है वो पैदा होता है हमारे जहन में कि एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में कितनी नंबर ऑफ पोटेंशियल्स, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, उनका नंबर क्या है। तो अगर इसका टेक्निकल आंसर दें स्टूडेंट्स, तो टेक्निकल आंसर है कि जिस तरह से एक पोटेंशियल एक जो यूनिट चार्ज है, एक यूनिट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक मौजूद होता है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा होता है, तो इसी तरह से उसके सराउंडिंग में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं उनका नंबर भी इनफाइनाइट है। इन्फिनिटी नंबर होता है, इनफाइनाइट नंबर होता है, लेकिन आप 2, 3, 4, 5 सरफेसेस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे, पसंद आए। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ आपको नोट्स में आगे मिलेगी कि आप कांस्टेंट पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को, वो पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम है, यानी जैसे अभी आपको समझाया कि आप पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स कांस्टेंट पोटेंशियल वाले पॉइंट्स कहलाएंगे। और इनको आप ज्वाइन कर दो एक लाइन से, तो एक जो सरफेस बनेगी वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, और वो जो लाइन है स्टूडेंट्स वो इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाएगी। वो इक्वी पोटेंशियल लाइन को डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे कि इक्वी पोटेंशियल लाइन वो लाइन है जो कि पॉइंट्स को कनेक्ट करती है स्पेस में। कौन से पॉइंट्स? वो पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक चार्ज के, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग में कांस्टेंट पॉइंट्स, कांस्टेंट पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाती है, और ये इक्वी पोटेंशियल लाइन ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस को मार्क करती है या उसको रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मेन हेडिंग नंबर 2 पे हमारी एक्सप्लेनेशन की है, उसमें 2-4 बातों के बाद अब हमारी पहली जो सब हेडिंग है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का वर्ड या टर्म आप यूज़ करो, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन की टर्म आप यूज़ करो, तो असल में एक ही चीज़ की बात हो रही है।
तो आप ये ख्याल रहे एग्ज़ाम में, और इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इक्वी पोटेंशियल लाइन है या इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो दो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए आप दोनों के लिए एक ही बात करोगे। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो या इक्वी पोटेंशियल लाइन हो, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे आपको इंट्रो में बताया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उनको पिक्टोरियली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रो में आपको बताया ना कि भाई एक चार्ज के अराउंड में जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज़ करते थे। तो उसी तरह उस चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं उनको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना, पिक्चर के ज़रिए रिप्रेजेंट करना, ड्रा करके रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी सरफेसेस यूज़ करते हैं जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो ये एक चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करती हैं, बताती हैं कि कहाँ पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग में, एक चार्ज के सराउंडिंग में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, अगर वो ड्रा कर रखी हो तो उनको देख के हम बता सकते हैं कि कहाँ पोटेंशियल जो है वो कम होगा और कहाँ पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा। फिर दूसरी हमारे पास जो सब हेडिंग है एक्सप्लेनेशन में, वो डायग्राम की है। तो अभी मैंने आपको पहले एक डायग्राम बना के शो की, वही डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें एक चीज़ जो है वो और मौजूद है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसमें आपको नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए कि ये चार्ज है, उसका फील्ड है पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाए तो ये जो एरो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एरो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डैश्ड लाइंस हैं, ये डैश लाइंस, ये डैश लाइंस इक्वी पोटेंशियल लाइंस हैं, और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि यहाँ आप लेबलिंग में भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यही दो पॉइंट्स हम नीचे लिख भी देंगे कि जो एरो लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो डैश लाइंस हैं वो इक्वी पोटेंशियल लाइंस या इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप दोनों ड्रा कर सकते हो, या आपको कहा जाए कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर दें। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा करने का बोला जाए तो खाली आप डैश लाइंस जो है वो ड्रा कर दें इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए, या आप उसमें दोनों चीज़ें शामिल कर सकते हैं, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक साथ ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स तीसरी हेडिंग जो है वो सब हेडिंग एक्सप्लेनेशन की मेन हेडिंग में वो करैक्टरिस्टिक्स की है। अब अगर आप बुक में से देखो ना तो जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो थ्योरी, जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उसमें दो करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं। मैं यहाँ आपको 4 करैक्टरिस्टिक्स बताने जा रहा हूँ। अब ये जो 4 करैक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 और ऐड कर रहा हूँ। ये मैं कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा, ये भी आपकी बुक में मौजूद हैं, लेकिन लफ्ज़ों में नहीं। ये 2 करैक्टरिस्टिक्स जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ, ये डायग्राम के अंदर छुपी हुई हैं। तो वो बच्चे और वो लोग जिन्हें एनालाइज करने की जो है वो समझ बूझ है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, डायग्राम में छुपे हुए जो राज हैं वो तलाश करते हैं, तो वो आसानी से वो करैक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे मैं 2 और ऐड करने जा रहा हूँ वो तलाश कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि वो करैक्टरिस्टिक कैसे डायग्राम के अंदर मौजूद है। तो करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जी इक्वी पोटेंशियल जो सरफेसेस हैं, ये इक्वी पोटेंशियल लाइंस हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहली करैक्टरिस्टिक्स वर्क डन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन है कोई से भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में, वर्क डन किसी चार्ज के ऊपर आपने करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप वर्क डन किसी चार्ज के ऊपर करते हो, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक आप चार्ज रखते हो और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो। यहाँ पे हम ड्रा भी कर लेते हैं, ये जो है ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इस सराउंडिंग में हम इसकी सराउंडिंग में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रा करते हैं। डैश लाइंस ड्रा कर सकते हैं, फुल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। डैश करें तो ज़्यादा अच्छा है, चलें डैश ली
ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपने नोट्स में ये देखा कि ये डैश लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा कि फुल लाइन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गलती नहीं होगी। डैश से करें तो ज़्यादा अच्छा है, बुक वाले बात भी हो जाएगी। तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पे कोई से दो पॉइंट्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लेट्स से एक ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट जो बी है। तो एक चार्ज को आप ए से बी तक मूव करते हो, एक चार्ज को ए से लेके हम पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर मूव किया, उसके ऊपर वर्क डन किया है। तो चूंकि हमने ए की सरफेस के ऊपर रहे हैं, ए की सरफेस के दो पॉइंट्स के ऊपर हमने चार्ज को मूव किया है, लिहाजा जो वर्क डन है स्टूडेंट्स वो ज़ीरो है। तो ये पहली करेक्टरिस्टिक है वर्क डन से रिलेटेड कि एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कोई से दो पॉइंट्स में आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे एक चार्ज को मूव करते हो, तो जो वर्क डन है वो स्टूडेंट्स ज़ीरो रहेगा। एक ही सरफेस, उसके दो पॉइंट्स के दरम्यान में आपने चार्ज को मूव करवाया, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन ज़ीरो। स्टूडेंट्स अब इसको मैथमेटिकल अंदाज से भी समझा जा सकता है। मैथमेटिकल अंदाज से इसको समझें तो जो वर्क डन है स्टूडेंट्स, वर्क डन इक्वल होता है स्टूडेंट्स जो चार्ज है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे ए से बी तक मूव किया है, तो वी ए माइनस वी बी अगर हम कर लें तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन जो है W इज इक्वल टू क्यू इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज तो क्यू मौजूद है, चले अगर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू नॉट लगा लें, खाली क्यू भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यू नॉट लिखें और अच्छी बात है। तो अब वी ए और वी बी इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर स्टूडेंट्स जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका पोटेंशियल तो इक्वल होता है। तो जितना पोटेंशियल वी ए पॉइंट ए का है, उतना ही पोटेंशियल जो है पॉइंट बी के ऊपर मौजूद है, यानी वी ए और वी बी जो है वो इक्वल है। तो जब दो इक्वल चीज़ों को आप माइनस करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, तो आंसर ज़ीरो आता है। कैसे? 2 माइनस 2 करोगे तो रिज़ल्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा ना। तो जब दो इक्वल चीज़ों को सब्सट्रैक्ट करते हो तो रिज़ल्ट ज़ीरो। तो वी ए और वी बी चूँकि दो इक्वल वैल्यूज़ हैं, तो उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो क्यू नॉट को जब ज़ीरो से रिज़ल्ट करो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आंसर जो है वो भी ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया मैथमेटिकली भी कि जो वर्क डन है वो ज़ीरो है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर दो पॉइंट्स में चार्ज को मूव करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करें, तो वर्क डन ज़ीरो होता है। क्यों? इसलिए कि जितने भी पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल सेम है, और कोई से दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकालें तो कोई से दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फिर ज़ीरो निकलेगा। ये करेक्टरिस्टिक हमारी बुक में मेंशन है। दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का लिंक देखें, रिलेशनशिप देखें, तो हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो हमेशा नॉर्मल होगा। जब फिज़िक्स में या मैथ में हम बात करते हैं कि एक चीज़ दूसरे के नॉर्मल है, तो उसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है तमाम पॉइंट्स के ऊपर। अब ये कैसे हमें पता चलेगा? ये वो बात है जो डायग्राम के अंदर छुपी हुई है। तो ये लफ्ज़ों में नहीं लिखी हुई कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम के अंदर ही मौजूद है। अगर आप गौर करें तो यहाँ स्टूडेंट्स ये जो पिंक लाइंस हैं, ये पिंक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं। अगर आप इन पिंक लाइंस जो कि कंप्लीट हैं, इनको देखो, इनका रिलेशनशिप जो डैश लाइंस हैं उनके साथ, तो कोई सा भी आप पॉइंट लो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसमें एंगल क्या बना? 90 डिग्री का, यानी नॉर्मल हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। इस पॉइंट पे भी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री, यहाँ पे भी। तो कोई सा भी आप पॉइंट ले लो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो स्टूडेंट्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उनके दरम्यान में जो एंगल है वो है स्टूडेंट्स 90 डिग्री का। या आप कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
वो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात बुक में लफ्ज़ों में नहीं लिखी हुई, लेकिन आपने देखा कि ये डायग्राम के अंदर ये बात मौजूद थी, जिसको हमने तलाश करके यहाँ पे लफ्ज़ों में पॉइंट्स में एक हेडिंग बनाकर लिख लिया। तीसरी जो करैक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, वो फील्ड स्ट्रेंथ और इक्विपोटेंशियल सरफेस का रिलेशनशिप है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमें कैसे पता चलेगा कि फील्ड स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा है, या फील्ड स्ट्रेंथ जहाँ कम होगी वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हैं, और जहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात भी लफ्ज़ों में नहीं लिखी हुई बुक में, बल्कि डायग्राम के अंदर एक छुपा हुआ राज है जिसको हमने ढूंढ लिया, तलाश कर लिया और यहाँ हेडिंग बना के लिख लिया। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उस जगह पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के क्लोज होंगी, करीब होंगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट होगा वीक, वहाँ पे ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं एक दूसरे से अपार्ट होंगी, फार्दर एक होता है फर्दर, एक होता है फार्दर। तो जो ए के साथ है फार्दर, इसका मतलब है दूर होना, अपार्ट का मतलब है अलग होना। तो फार्दर अपार्ट का मतलब है कि जहाँ वीक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो एक दूसरे से दूर होंगी, एक दूसरे से फासले के ऊपर होंगी। अब इसके लिए भी हमें एक डायग्राम चाहिए। ये एक ही चार्ज के सराउंडिंग में जो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिल रही हैं, यहाँ तो ये आपको बात नज़र नहीं आएगी, लेकिन दो चार्जेस वाली जो डायग्राम है जहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाएं, दोनों नेगेटिव हो जाएं, एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हों, तो वहाँ आपको ये बात जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी। यहाँ पे देखिए जहाँ फील्ड, आप जानते हैं ना कि चार्ज के करीब जो है वो फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और चार्ज से दूर फील्ड वीक होता है। तो जहाँ फील्ड जो है वो स्टूडेंट्स जो चार्ज के करीब वाला जो रीजन है वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो दूसरे के क्लोजर है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएं आप उससे चार्ज से दूर जाते जाएं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, एक दूसरे से डिस्टेंस के ऊपर होती जाएंगी। और वो बात जो मैं ऊपर आपको बता रहा था कि बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप डैश लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको कंप्लीट लाइन से भी। तो ऊपर जो डायग्राम थी जिसमें एक सिंगल चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो किया, तो डैश लाइन से शो किया। वजह क्या थी? क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये कंप्लीट लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो डैश लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए हमने इस्तेमाल कर ली। तो ये कोई रूल नहीं है, आप चाहें तो इसको कंप्लीट लाइन से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को रिप्रेजेंट करें, चाहे तो डैश लाइन से रिप्रेजेंट करें। एनी हाउ वापस उस पॉइंट की तरफ आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होंगी और जहाँ फील्ड वीक होगा वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर होंगी। तो ये राज भी डायग्राम के अंदर छुपा हुआ है जो हमने निकाल लिया, तलाश कर लिया स्टूडेंट्स, और इसको लफ्ज़ों में एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे लिख लिया। फिर जो नंबर 4 पे किसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटरसेक्शन से रिलेटेड है कि क्या दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। तो जवाब है कि कोई सी भी दो इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, या आप सेंटेंस बना लें कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो एक ही बात है, जैसे ये लिखा है ऐसे सेंटेंस लिखो या डू नॉट के साथ लिखो, बात तो एक हुई, पैगाम तो एक ही पहुंचा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। और यही बात आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी हमने कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं, एक ही चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और एक ही चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, जिसमें हमने 3 सब हेडिंग्स देखी, इम्पोर्टेंस की बात की, डायग्राम को ड्रा किया, उसमें 2 पॉइंट्स मेंशन किए और 4 करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें से एक करैक्टरिस्टिक आपकी बुक में लफ्ज़ों में लिखी हुई थी और 3 करैक्टरिस्टिक्स जो हैं यहाँ पे वो हमने निकाली हैं डायग्राम से छुपे हुए राज तलाश करके। तो हमने करैक्टरिस्टिक्स मेंशन किए हैं। अगर किसी अच्छे लिखने वाले ने ये टॉपिक लिखा होता या अच्छे अंदाज से लिखा होता तो यकीनन वो इसको बुक पे बेहतर अंदाज से बात करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुक पे उसने करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको इतना अच्छा जो है वो हाईलाइट नहीं किया और बच्चों के ऊपर और टीचर के ऊपर छोड़ दिया कि वो इन राज को तलाश करें, ढूंढें। तो हमने उनको तलाश कर लिया और कैरेक्टरिस्टिक्स वो लिख ली हैं। अब तीसरी जो मेन हेडिंग है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से। देखो बच्चे, जो डिफरेंट चार्जेस हैं उनके लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं वो डिफरेंट तरह से हो सकती हैं, या आप यूँ कह लें कि जो चार्जेस के सिस्टम्स हैं अगर वो डिफरेंट होंगे तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस डिफरेंट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक यूनिट चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है, खा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस और तरह से होगी। अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनकी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस और तरह से ड्रॉ होंगी। अगर दो जो सिमिलर चार्जेस हैं, नेगेटिव और नेगेटिव, एक जगह मौजूद हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं चार्जेस का, तो उनके लिए और तरह से ड्रॉ होंगी। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनका एक सिस्टम बन रहा है तो उसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की जो डायग्राम है वो और तरह से आएगी। तो डिफरेंट चार्जेस के जो सिस्टम्स हैं उनके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का जो ड्रॉ करने का अंदाज है वो डिफरेंट है। तो हमारी बुक में 2 सिस्टम्स दिए गए हैं। एक है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर आप बुक में देखें तो साइड पे उसने ये डायग्राम बनाई है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए है। तो नेगेटिव के लिए भी ऐसे ही बना सकते हो आप, जैसे ये पॉजिटिव की है नेगेटिव की हूबहू ऐसे ही बनेगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पॉजिटिव के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो नेगेटिव के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ होंगी। बाकी जो इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं वो उसी तरह से ड्रॉ होंगी। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसमें ये बुनियादी सा फ़र्क है, ओवरऑल एक ही तरह की डायग्राम बनेगी। अब स्टूडेंट्स ने बुक में तो खाली उसने ये डायग्राम दे दी है, अब ये डायग्राम कैसी है इससे मुतल्लिक उसने कोई बात की नहीं है, लेकिन हम इस डायग्राम के ऊपर अपना मैथ में जो मैट्रिक में मैथ हमने सीखा, जो मैट्रिक में नॉलेज हमने गेन किया मैथमेटिकल, उस मैथमेटिकल नॉलेज को इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसमें से 1-2 बातें निकालेंगे कि ये डायग्राम कैसी है, ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनी है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी है। तो 2 बातें हम इसके लिए करेंगे। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो ये इक्वी पोटेंशियल जो सरफेसेस हैं ये आप देखें तो ये स्फेयर की तरह नहीं है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। बाज़ार देखने में कि तो अगर स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो ये तो 2D है, 2 डायमेंशनल है, तो स्क्रीन के ऊपर या बोर्ड के ऊपर या किताब के ऊपर एक स्फेयर को ड्रा करना हो तो वो स्फेयर सर्कल ही की तरह से ड्रॉ होता है, लेकिन सर्कल आपको पता है वो एक रिंग की तरह होता है और जो स्फेयर है वो एक बॉल की तरह होता है। स्फेयर 3D है, 3 डायमेंशनल है, सर्कल 2 डायमेंशनल है। तो ये स्फेयर है, ये यूँ फील्ड है, एक गेंद जिस तरह फुटबॉल है उस तरह से। तो अब ये फुटबॉल के अंदर एक इमेजिनरी स्पेस है, एक इमेजिनरी सरफेस है, ये फुटबॉल के अंदर एक और इमेजिनरी सरफेस है, ये फुटबॉल के अंदर एक और इमेजिनरी सरफेस है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी स्फेयर हो गया फुटबॉल की तरह, एक तो बड़ा स्फेयर है उसके अंदर छोटे छोटे स्फेयर हैं, तो ये एक इमेजिनरी स्फेयर हो गया, ये दूसरा इमेजिनरी स्फेयर हो गया, ये तीसरा इमेजिनरी स्फेयर हो गया। और अब हम बात करेंगे कि ये एक इमेजिनरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये तीसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं ये फिर कैसे हैं, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बाहर स्फेयर्स की तरह हैं, स्फेरिकल ये शेल्स हैं, स्फेरिकल शेल्स या स्फेयर्स, स्फेयर का वर्ड बोल लो या स्फेरिकल शेल बोल लो, एक ही बात है।
अब ये जो स्फेयर्स हैं, हर स्फेयर का एक सेंटर होता है, जिस तरह एक सर्कल का सेंटर है इस तरह स्फेयर का भी एक सेंटर हो। तो ये जो स्फेयर्स हैं, ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, इनका सेंटर जो है अगर आप गौर करें तो एक ही नहीं बन रहा। ये जो पहली सरफेस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका सेंटर भी यहाँ पे बनेगा, दूसरी जो सरफेस है इसका सेंटर भी यहीं पे बनेगा, तीसरी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसका सेंटर भी यहीं बनेगा। तो एक बात होगी कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसी हैं, ये स्फेयर्स की तरह हैं, लाइक स्फेयर्स अराउंड यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज, फिर इनका सेंटर सेम है, एक ही सेंटर है। तो ऐसे स्फेयर्स या ऐसे सर्कल्स जिनका एक ही सेंटर हो, अगर वो सर्कल्स हैं तो उनको कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, अगर वो स्फेयर्स हैं तो कोसेंट्रिक स्फेयर्स कहते हैं। ऐसे स्फेयर्स जिनका कॉमन सेंटर हो, एक ही सेंटर हो, उनको कोसेंट्रिक स्फेयर कहते हैं। तो फिर ये सरफेसेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हम कहेंगे कि ये स्फेरिकल शेल्स हैं, स्फेरिकल सरफेसेस हैं जिनका एक ही सेंटर है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, ये कोसेंट्रिक स्फेयर्स हैं। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये डायग्राम से हम बातें निकाल रहे हैं, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे। बुक में जो डायग्राम है उसी में से जो छुपे हुए राज हैं वो तलाश कर रहे हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चा कहता है ये सवाल कहाँ से आ गया, बुक में तो कहीं भी नहीं था, फिर डायग्राम से सवाल आ जाता है। तो इसलिए डायग्राम को अंडरस्टैंड करना, उसमें छुपे हुए सीक्रेट्स तलाश करना ये ज़रूरी होता है अगर आप अपने कंसेप्ट को बढ़ाना चाहते हैं और पूरा कंसेप्ट हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसके अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनको देखें तो ये क्या है, कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं या कोसेंट्रिक स्फेयर्स हैं जिनका कॉमन जो है वो सेंटर है, एक ही सेंटर है। और ये जो एक सेंटर है ये कहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे चार्ज मौजूद था, चार्ज भी तो यहीं पे मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो यूनिट चार्ज मौजूद है, वो सिंगल पॉइंट चार्ज मौजूद है, वही सिंगल पॉइंट चार्ज क्या है, उनका सेंटर भी बन रहा है, या सेंटर भी वहीं पे है जहाँ सिंगल पॉइंट चार्ज है, जहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ था, जहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, सेंटर भी वहीं पे है। तो सेंटर्स जो हैं इन तमाम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, इन सब के सेंटर्स जो हैं वो उसी पॉइंट चार्ज के ऊपर मौजूद हैं। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं अराउंड सिंगल पॉइंट चार्ज, ये कोसेंट्रिक स्फेयर्स की तरह हैं, ये कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। फिर जो नीचे वाली बात है ये ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। दूसरे लफ्ज़ों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ऊपर भी आपको बात में समझा चुका कि जो एंगल बन रहा है बच्चे वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बिटवीन दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। स्टूडेंट्स, अभी आपने सीखा कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज अगर हो तो उसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो कैसी बनती हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बुक में पॉजिटिव चार्ज के साथ आपको डायग्राम दी गई है और मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन की और साथ नेगेटिव चार्ज के लिए बता दिया कि कैसे बनेगी। सिर्फ जहाँ सेंटर पे पॉजिटिव लिखा है वहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो जो कि आउटवर्ड है, ये आप इनवर्ट कर दोगे तो नेगेटिव के लिए डायग्राम बन जाएगी। अब जो दूसरी हमारी बुक में डायग्राम दी गई है वो है जी दो अपोजिट चार्जेस की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की डायग्राम। तो आप अगर ये समझ लें कि दो अपोजिट चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं उन वो कैसे ड्रॉ होंगे, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो जो सिमिलर चार्जेस हैं उनके लिए भी आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दो अपोजिट चार्जेस के लिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा और आप जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है और ये भी कि पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो निकलती हैं, आउटवर्ड उनकी डायरेक्शन होती है, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड होती हैं। तो ये पहले भी आप ड्रॉ कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रॉ करना है पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में, और नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है उसके दरमियान में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करना है
तो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। तो आप पहले क्या करो कि आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करो और उसके बाद आप इलेक्ट्रिक जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो आप ड्रा करो। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रा कर लो। तो पॉजिटिव से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालोगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो आप उसको लेके आओगे। उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगी। इसी तरह और भी यहाँ से आप ड्रा कर सकते हो लाइंस जो पॉजिटिव से निकल रही हैं आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए आपने वो इनवर्ड के तौर पे उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर देना है। इस तरह से डायरेक्शन उनकी नेगेटिव के लिए स्टूडेंट्स हो जाएगी इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आप ड्रा कर लो तो उसके बाद आपने क्या ड्रा करना है, उसके बाद आपने जो सर्फेसेस हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो ड्रा करनी है। तो जब आप इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस ड्रा करोगे तो जैसे आपने ऊपर देखा कि एक सिंगल चार्ज मौजूद है पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं उसके बाद इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस वो कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप थोड़ी देर के लिए नेगेटिव को इग्नोर करो और पॉजिटिव को देखो तो इसकी भी जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो क्या होंगी, वो होंगी स्टूडेंट्स कोसेंट्रिक स्फीयर्स। लेकिन जो चेंज आएगा वो ये कि ये जो कोसेंट्रिक स्फीयर्स या इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस अब आप ड्रा करने जा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस जहाँ कम है वहाँ पे इनको क्लोज रखना है और बाहर की तरफ जैसे ही चार्ज से डिस्टेंस बढ़ रहा है इनको फासले के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की ये एक प्रॉपर्टी है बच्चे कि जहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ ये क्लोज होती है और जहाँ फील्ड वीक होगा वहाँ इनके दरम्यान में जो गैप है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए गैप ज़्यादा क्रिएट कर दिया और यहाँ देखिए कि इनको हमने क्लोज रखा है। इसी तरह यहाँ पे एक और आप ड्रा कर सकते हो और जैसे आप बाहर की तरफ ड्रा करने इनको जाओ तो आप इनको थोड़ा सा अपार्ट कर दो, एक दूसरे से दूर कर दो। तो ये एग्जैक्ट स्फेयर तो नहीं बने, एग्जैक्ट स्फेरिकल तो नहीं है, जो इन बाहर की तरफ ये अपार्ट है एक दूसरे से, डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है और जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ एक दूसरे के ये करीब हैं। तो ये पॉजिटिव के लिए हो गया। इसी तरह नेगेटिव के लिए भी वो ऐसे ही आप ड्रा करोगे। तो नेगेटिव चार्ज के करीब से जब आप ये लाइन यानी इक्वी पोटेंशियल लाइन आप ड्रा करने जा रहे हो तो इनको क्लोज रखना है और जब उससे फासले के ऊपर ड्रा करो तो आपने उसको थोड़ा दूर रखना है। क्यों कि ये प्रॉपर्टी है जैसे आपको बताया कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ क्लोज होती हैं और जहाँ फील्ड वीक है वहाँ एक दूसरे से दूर होती हैं। अब बहुत सारे बच्चों के ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि भाई मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ बाहर जो है वो फील्ड वीक है, तो इनको दूर जो है वो ड्रा करना है। भाई एक तो मैंने इंट्रो में ये बात एक्सप्लेन कर दी थी कि फासला अगर चार्ज के करीब करीब आए तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्लोजर होंगी, और अगर आप चार्ज से दूर जाते हैं तो वहाँ फील्ड वीक होता है और ये जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे से दूर होंगी। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी शुरू वाले टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं। और एक और कंसेप्ट है उससे भी ये चीज़ आप रिलेट कर सकते हो, वो ये है कि यहाँ अपोजिट चार्जेस मौजूद हैं, एक नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन मौजूद होती है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने ये सीखा कि दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान में जो उनके दरमियान में जो रीजन होता है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वजह के अट्रैक्शन मौजूद है। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत क्लोज होती हैं और यहाँ फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे के क्लोजर होंगी। और इस रीजन से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, इस सेंट्रल रीजन से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे से अपार्ट होते जाएंगे, गैप बढ़ता जाएगा क्योंकि वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीकर है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। फिर यहाँ पे अगर दरमियान में एक लाइन हम ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पे दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में बच्चे एक लाइन ड्रा करते हैं।
एक सरफेस लेते हैं और हम चाहते हैं कि इस सरफेस के ऊपर जो 2 पॉइंट्स हैं या कोई एक पॉइंट है उसका पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना हो तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चार्जेस मौजूद हैं, दो चार्जेस दो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो चूंकि दो चार्जेस हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे स्टूडेंट जो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल असल में नेट पोटेंशियल होगा। वो नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा, लेट्स से कि इस चार्ज को आप चार्ज ए कह देते हो और जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है उसको चार्ज बी कह दो बच्चे। तो फिर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल मौजूद है वो कैसे निकलेगा, वो कुछ यूँ निकलेगा बच्चे कि जो चार्ज ए है उसका पोटेंशियल प्लस चार्ज बी का पोटेंशियल इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल। तो जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क किया, कहीं पे भी दरमियान में बाहर में किसी भी जगह पे ये दो चार्जेस के दरमियान में और बाहर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, दो चार्जेस का बना हुआ एक सिस्टम है, इसका एक जॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे भी आप पॉइंट मार्क करो तो वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा असल में वो नेट पोटेंशियल होगा। और नेट पोटेंशियल कैसे होगा और कैसे निकलेगा कि चार्ज ए का या चार्ज 1 का पोटेंशियल प्लस चार्ज 2 का पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो यहाँ दरम्यान में भी आप एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो मार्क कर सकते हैं बच्चे, और जो कि ऑलमोस्ट लीनियर होगी। और बाहर में भी आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको ड्रा करके दिखाई और यहाँ पे भी आपको बुक वाली डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस को जो है वो ड्रा किया गया है। अब इसमें जो छुपे हुए राज में जो बातें हैं वो देखें, तो ये तो बात आपकी बुक में लिखी हुई है और ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक भी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, लेकिन मैंने इसको कैरेक्टरिस्टिक में मेंशन नहीं किया क्योंकि ये बात इस डायग्राम से ज़्यादा रिलेट करती है, इस डायग्राम से ज़्यादा सूट करती है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो नेट पोटेंशियल होगा। वो कैसे निकलेगा, सम ऑफ द पोटेंशियल्स ड्यू टू दी ईच चार्ज, यानी चार्ज 1 का पोटेंशियल प्लस चार्ज 2 का पोटेंशियल इज इक्वल टू दी नेट पोटेंशियल एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। और ये बात भी डायग्राम से आपको समझा दी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो क्लोज होंगी एक दूसरे के, जहाँ फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे इस केस में चूँकि दो अपोजिट चार्जेस हैं और दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान वाला ये जो रीजन होता है यहाँ फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि अट्रैक्शन है दो चार्जेस में, और यहाँ फील्ड चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लिहाजा यहाँ पे आपको जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं वो क्लोजर मिलेंगी और बाहर की तरफ आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो है वो अपार्ट मिलेंगी, वाइडर जो है वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो जिस रीजन में जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जैसे दो चार्जेस के दरमियान में जो रीजन है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, दो अपोजिट चार्जेस के बिटवीन जो रीजन है वहाँ फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा वहाँ ये सरफेसेस जो हैं एक दूसरे के क्लोज हैं। अब अगर अपोजिट चार्जेस ना हो और सेम चार्जेस हों फिर क्या बात होगी स्टूडेंट, अगर सेम चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है मिसाल के तौर पर दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इनको कैसे ड्रॉ करना है। तो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में जो रीजन होता है ना, सिमिलर चार्जेस के दरमियान में ये जो रीजन है आप जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर चार्जेस के लिए वीक होता है, अपोजिट चार्जेस के लिए बिटवीन वाला रीजन जो है वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और सिमिलर चार्जेस के लिए सेम चार्जेस के लिए जो बिटवीन रीजन है वहाँ पे फील्ड वीक होता है। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं वो एक दूसरे से अपार्ट होंगी, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जो है इसको हम ड्रॉ करें प्रॉपर अंदाज से, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जो हैं ये क्लोज होती जाएंगी। एक पहले ड्रॉ कर लो फिर दूसरी ड्रॉ करना जो है वो आसान हो जाता है। तो जो बिटवीन वाला रीजन है यहाँ पे ये अपार्ट होंगी और जो बाहर वाला रीजन है बिटवीन से दूर अगर आप बात करो तो वहाँ जो है ये क्लोज हो जाएंगी। यानी ऊपर जो बुक वाली डायग्राम आपने देखी है उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे बात हो जाएगी। ऊपर वाली डायग्राम में बिटवीन वाले रीजन में क्लोजर थी, सिमिलर चार्जेस के केस में जो बिटवीन वाला रीजन है यहाँ पे ये वाइडर होंगी और जो अवे है बिटवीन द वहाँ पे ये क्लोजर होंगी।
तो जैसे ये 2 नेगेटिव के लिए है वैसे ही 2 पॉजिटिव के लिए आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो पूरा कंसेप्ट आपको मिल गया। आखिरी और 5वीं हेडिंग जो है इस टॉपिक में है वो है स्टूडेंट्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस की एग्जांपल। अब ये एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन चूँकि उसने आगे इन चीज़ों का जिक्र किया है तो उसे ये एग्जांपल दे देनी चाहिए थी। बहरहाल हम तो ज़रूर देंगे। तो जो एक स्टूडेंट चार्ज कंडक्टर है ना, मिसाल के तौर पर कोई मेटल है उसको आपने चार्ज दे रखा है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिव चार्ज दिया या नेगेटिव। तो अगर आपका कंडक्टर जो है वो चार्ज है, उस पर चार्ज मौजूद है, तो उस चार्ज कंडक्टर की जो सरफेस है वो स्टूडेंट्स एग्जांपल है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। तो मैंने बहुत तफसील में डिटेल में जाके ये टॉपिक आपको समझाया, एक एक पॉइंट के ऊपर हमने जो है वो खुल के बात की है। इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।